डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM कॉमर्स, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, नोखा, बीकानेर। आज का टॉपिक है वित्तीय प्रणाली, जो बीकॉम पार्ट सेकंड में लगभग 20% सिलेबस के बराबर होती है। और आज पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ कोविड-19 के कारण से देश की वित्तीय व्यवस्था पर काफ़ी कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कारण से हमें वित्तीय प्रणाली का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था हो, उसमें आर्थिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त कोष की आवश्यकता होती है और पर्याप्त कोष से सुदृढ़ वित्तीय तंत्र निर्मित होता है, क्योंकि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान लागत कोषों का संग्रहण करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके पास कोष होते हैं। उन कोषों के माध्यम से वो बाज़ार में ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर कुछ लोगों के चालू मूल्यों पर धन विनियोजित करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग धन की आवश्यकता महसूस करते हैं जो धन का विनियोग करना चाहते हैं। अतः कुछ लोग उधार लेने वाले होते हैं और कुछ उधार देने वाले होते हैं। तो दोनों पक्षकारों को लाभ होता है, क्योंकि उधार देने वाले को ब्याज मिलता है और उधार लेने वाले को व्यापार, उद्योग आदि के लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों को वित्त की पूर्ति करने के लिए मध्यस्थ के रूप में, सेतु के रूप में जो कार्य करता है, उसे वित्तीय प्रणाली कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ऋणी और ऋणदाता के बीच एक पुल का काम करने वाली संस्था है, वो वित्तीय प्रणाली कहलाती है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। जिसमें हम देखते हैं कि जो ऋणी हैं और ऋणदाता हैं वो सीधे संपर्क में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसे पैसे उधार चाहिए, तो उसके लिए उसे वित्तीय बाज़ार में जाना पड़ेगा, वित्तीय संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा, वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा और वित्तीय सेवाएं लेनी पड़ेगी। और ये सारे कार्य संपादित करने के लिए वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रणाली से बचत, विनियोग, उत्पादन, रोजगार बढ़ते हैं, जिससे आय में वृद्धि होती है और पुनः विनियोग में वृद्धि होती है। वित्तीय प्रणाली में कोषों का चक्राकार प्रवाह होता है। इसके द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पहली बात 100% समझ में आ जानी चाहिए कि वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत उधार लेने वाले और उधार देने वाले दोनों के बीच है मध्यस्थ के रूप में एक सेतु है, वो वित्तीय प्रणाली है। और इस सेतु में वित्तीय बाजार आएंगे, वित्तीय संस्थाएं आएगी, वित्तीय साधन आएंगे और वित्तीय सेवाएं आएगी। और इनके द्वारा उधारकर्ता उधार दे सकेंगे और जिनको ऋण की आवश्यकता है वो ऋण लेकर व्यापार, उद्योग में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वित्तीय प्रणाली का हम चक्राकार प्रवाह देखें तो पहली स्थिति यह है कि बचत होगी, बचत से आय का सृजन होगा, आय का सृजन होगा तो नवीन विनियोग होंगे, जो वित्तीय प्रणाली के माध्यम से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे आय में वृद्धि होगी और उसके कारण से देश का आर्थिक विकास होगा। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 2019-20 का राज्य सरकार का बजट हो या केंद्रीय सरकार का बजट हो, वो बजट है, काफ़ी कुछ है। कोविड-19 की महामारी को दूर करने में आवश्यकता अनुसार है व्यय किया गया है, जिसके कारण से अन्य मदों पर प्रभाव पड़ा है और इसके कारण से
बचत कम हुई है, आय कम हुआ है, नए विनियोग कम हुए हैं, पूंजी निर्माण कम हुआ है, उत्पादन कम हुई है, आय में वृद्धि कम हुई है और आर्थिक विकास की दर में क्या आई है, गिरावट आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि का एक नया स्वरूप तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में इस बात की अवधारणा को महत्व दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल होना। तो हम अपने स्थानीय घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो ऐसी स्थिति में गांव स्तर पर, कस्बा स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी आय होगी तो नवीन विनियोग होंगे तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में भारत में आर्थिक विकास के लिए वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि के देश का विकास संभव नहीं हो पाता है। तो देश में आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि करना है तो इसके लिए हमें वित्तीय प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा। अब आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले साल भर से जनवरी फरवरी माह से देखते हैं तो आज तक की स्थिति के अंतर्गत देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, प्रवासी मजदूरों की समस्या बढ़ी है, लॉकडाउन के कारण से उत्पादन व्यवस्था ठप हो गई, औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई, कृषि उत्पादन में कमी हुई, इसके अलावा बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि हुई, लगभग 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई, मजदूरी घटी है और बड़ी बड़ी कंपनियों में विनियोग कम हुआ है और विकास के रास्ते हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और बैंकों से ये आग्रह किया गया कि वे व्यापार, उद्योग, कृषि के लिए ऋण की सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन बैंकों को ये चिंता रहती है कि एनपीए बढ़ रहा है। वर्तमान में एनपीए 14% के करीब है। ऐसी स्थिति में बिना किसी गारंटी के बैंक ऋण देते हैं तो एनपीए और बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे लोगों में, बैंकों में विश्वास कम होगा। आज हम देखते हैं कि चाहे एक व्यक्ति हो या सरकार हो या आम आदमी हो, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी हो गई है और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण से बैंक जोखिम उठाने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय है, वह इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से एक बार आय का फ्लो बढ़ने के लिए बैंकों को ऋण देने के लिए कहा गया है और बैंकों को ऋण देने के लिए आरआर, सीआरआर, एसएलआर, RRR, MSF आदि में कमी की गई है, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ी है और बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ने के कारण से वो अधिक ऋण देने में सहूलियत महसूस करेंगे। फिर लोगों के पास वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। लेकिन हम देखते हैं कि हज़ारों चक्कर काटने के बाद भी बाज़ार में बैंकों के द्वारा आवश्यक वित्त की पूर्ति नहीं की जा रही है। वित्त की पूर्ति न होने के कारण नए उद्योग, धंधे, कारोबार में क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। इसलिए अब सरकार है ज़्यादा एक्टिव मोड में आ चुकी है और किसी भी स्थिति में आय, उत्पादन, रोजगार में कमी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बैंकों से ये कहा गया है कि बिना गारंटी के लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, मझले उद्योगों को ऋण दिया जाए। इसके लिए अनावश्यक औपचारिकताएं नहीं की जाए, ऋण की गारंटी सरकार की होगी। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि भविष्य में बैंक किस प्रकार से ऋण की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
क्योंकि पिछले वर्षों में बैंकों का अनुभव सही नहीं रहा, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बैंक है वो डूबत खाते के लिए ऋण नहीं दे सकता है, तो बैंक क्या करे, इस असमंजस की स्थिति में है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल के लिए वोकल होने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, और आम आदमी की वित्तीय स्थिति खराब है। सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, उनकी भी वित्तीय स्थिति खराब है। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ आय बढ़ी है, शराब आदि के क्षेत्र में भी कुछ आय बढ़ी है, लेकिन ये बढ़ी हुई आय भी पर्याप्त नहीं है। प्राय लगभग सभी क्षेत्रों में 30 से 40% राजकोष में आय में कमी होने के कारण से अनेक क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत बजट में कमी करने की समस्या आती है। इसलिए वित्तीय प्रणाली है वो अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, और वित्तीय प्रणाली का मतलब फाइनेंशियल सिस्टम, कि हम किस तरीके से वित्त की व्यवस्था करें ताकि देश में उत्पादन रोजगार में वृद्धि से। पहले ये कहा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, फिर मार्शल ने कहा सामाजिक विज्ञान है, फिर रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र तटस्थ है उद्देश्यों के प्रति, फिर उसके बाद J.K. मेहता ने आर्थिक विकास और वित्तीय प्रणाली में कहा कि हमें आवश्यकता विहीनता की सिद्धांत को अपनाते हुए कम आवश्यकताएं रखनी चाहिए। फिर आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत निरंतर सतत आर्थिक विकास की धारणा को महत्व दिया गया। आज नए आर्थिक कंसेप्ट में ये आया है कि देश के लोगों में खुशहाली और प्रसन्नचित्तता उत्पन्न हो, क्योंकि लोगों में अवसाद और निराशा का वातावरण होता है तो आर्थिक विकास की गति और धीमी होती है। और वित्तीय प्रणाली एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इसलिए वित्तीय प्रणाली के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और ये प्रयास है वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंग हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु होता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन होते हैं जिसमें संगठित व असंगठित होता है। संगठित में हम बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लेते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत साहूकार, महाजन, सराफ आदि को शामिल करते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार है वो विकसित नहीं है, और देश के आम लोगों को मुद्रा बाजार से वित्त की पूर्ति सही ढंग से नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूंजी बाजार है, यह भी संगठित और असंगठित होता है। भारत का पूंजी बाजार है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में पिछले काफ़ी समय से गिरावट आई। अब लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पूंजी बाजार में उछाल का कुछ रुझान बना है, जिससे वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत एक अच्छा संकेत देखा जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं में आता है बैंक और गैर बैंकिंग संस्थाएं। बैंक के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यापारिक बैंक शामिल होते हैं, और गैर बैंकिंग के अंतर्गत है वो जो बैंक का कार्य नहीं करती है बल्कि लोगों में विनियोग और बचत की प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि डाकघर है, इसके अलावा UTI है, म्यूचुअल फंड है, ये सभी है वित्तीय संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत एक उधार लेने वाला है और एक उधार देने वाला है। तो इसमें भी वित्तीय साधन तीन प्रकार के होते हैं। अल्पकाल की अवधि होती है 1 से 6 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह से 1 वर्ष होती है। मध्यकाल की अवधि 1 से लेकर 10 वर्ष की होती है, और दीर्घकाल की अवधि 10 से 20-25 वर्ष की अवधि होती है। तो जिस प्रकार का उद्योग, व्यापार, व्यवसाय होता है उसके अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
फिर हम चौथे बिंदु पर पहुंचते हैं, वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है पूंजी वित्तीयन। इसके अंतर्गत पूंजी के रूप में वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है। फिर दूसरा है गारंटी, जिसमें आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बैंक ऋण दे रही है और सरकार गारंटी दे रही है कि अगर कोई भी परेशानी आएगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। अभिगोपन का मतलब है कि कोई व्यवसाय उद्योग चालू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था है इस बात की गारंटी ले लेती है कि जितने अंश बिक जाएंगे उतने ठीक है, बाकी अंश है वो बैंक या वित्तीय संस्था क्रय कर लेती है। इस क्रिया को अभिगोपन कहते हैं। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है स्वीकृति गृह व कटौती गृह। स्वीकृति गृहों का कार्य होता है बिलों पर स्वीकृति प्रदान करना और निर्धारित तिथि पर उनका भुगतान कर दिया जाता है और उसके द्वारा स्वीकृत तिथि को भुगतान कर दिया जाएगा। जबकि कटौती गृहों के अंतर्गत बिलों की कटौती की जाती है, जिसके अंतर्गत स्वीकृति गृह की मोहर लगी हुई होती है, तो कटौती गृह कम कटौती की दर पर ड्यू डेट से पहले ही भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार से वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं। अंत में मैं संक्षेप में आपको यही कहना चाहूँगा, उधार देने वाले और उधार लेने वाले के बीच की मध्यस्थ की कड़ी के रूप में वित्तीय प्रणाली होती है, जिसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोविड-19 के कारण और पिछले कुछ वर्षों से जो विकास के प्रयास किए गए, उन प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं मिला, तो नए भारत निर्माण के संदर्भ में आत्मनिर्भरता के लिए, लोकल के लिए, वोकल के लिए वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है, ताकि देश में आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो आपको जानकारी दी है उसको एक पेज में लिखकर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको जितना समझ में आया है उसके 10 प्रमुख बिंदु लिखकर मेरे को प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।